जय हिंद एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेव्स एंड साउंड पर 15 एमसीक्यूज। तो कोशिश यही रहती है कि एमसीक्यूज के सॉल्विंग के थ्रू आप जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उस टॉपिक के वो रिवाइज कर पाए। तो चलिए पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज साउंड वेव्स कैनॉट ट्रैवल थ्रू अ copper wire placed in air, silver slab placed in air, glass prism placed in water या wooden hollow pipe placed in vacuum। तो देखिए साउंड वेव जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, उसे जरूरत पड़ती है एक मीडियम की ट्रैवल करने के लिए। तो अगर कॉपर वायर एयर में हो तो वहां पर भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, पार्टिकल्स रहेंगे, तो वहां भी वो मूव कर सकता है। सिल्वर स्लैब इन एयर, इसमें भी आराम से मूव कर जाएगा। अदरवाइज वही, क्योंकि सॉलिड्स है, मीडियम है वहां पर। ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड इन वाटर, तो ये सब मीडियम्स हैं। ऑप्शन डी देखिए, वुडन हॉलो पाइप प्लेस्ड इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं हो पाएगा बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और रीजन क्या है? साउंड वेव जो होती है वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, वो उनको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है या लाइट नहीं है जिसको वैक्यूम में भी जो ट्रैवल कर सके। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर रहा ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन सोनार वी यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, रेडियो वेव्स या ऑडिबल साउंड वेव्स। तो सोनार एक एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है किसके लिए? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के लिए। जो सबमरीन्स या बड़े शिप्स रहते हैं वो ये यूज करते हैं इस टेक्नोलॉजी का। इससे क्या होता है बेसिकली, अगर वो सरफेस पे या किसी भी डेप्थ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो नीचे सी फ्लोर कितनी दूर है, या नीचे किस, अगर कोई रॉक है या कोई भी एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट इज देयर, तो ये क्या करते हैं, जैसे ये रहा आपका शिप, तो ये एक अल्ट्रासोनिक वेव भेजेंगे एंड देन इट विल कम बैक। तो इस स्पीड उसका पता होगा आपको, और जितने टाइम पे वो निकलता है और वापस आके डिटेक्ट होता है उससे आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे हमें डेप्थ मिल जाती है कि जैसे सी फ्लोर है तो वो कितना नीचे है। और भी इसके एप्लीकेशंस रहते हैं शिप्स, और इसके दौरान सोनार में इस तरीके से मेन इसका जो है कि डेप्थ आप निकाल सको कि नियरेस्ट नीचे सी फ्लोर हुआ या एनी रॉक और एनी काइंड ऑफ अ कोरल रीफ, वो कितना नीचे है पानी के, वो निकालने के काम आता है। तो इसमें यूज कौन सा होता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होता है। इन वेव्स की क्या खासियत होती है कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर होती है, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन ईयर को ये सुनाई नहीं देते। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर रहा ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनिक वेव्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? साउंड वेव्स इन गैसेस आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। तो गैसेस हो, सॉलिड्स हो या लिक्विड्स हो, किसी मीडियम पर उसका नेचर चेंज नहीं होता। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल ही होती है। उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करती हैं वो वाइब्रेशन के अलोंग ही होता है, जिसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस दो रीजन्स बनते हैं। ऑप्शन बी देखिए, साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जस्ट अभी हमने देखा था कि 20 हर्ट्ज की बात नहीं होती है, 20,000 किलो हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी के जो साउंड वेव्स होते हैं उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। तो 20 हर्ट्ज या उसके बिलो का कोई सवाल नहीं है। सो ऑप्शन बी यहां पर नॉट करेक्ट हो गया स्टेटमेंट, तो ये ही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन भी हो गया। ऑप्शन सी दिया हुआ है, साउंड वेव्स हैविंग हायर एम्पलीट्यूड्स आर लाउडर। तो ये सच बात है, लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, तो हायर एम्पलीट्यूड पे लाउडनेस ज्यादा होगी। और ऑप्शन डी दिया गया, साउंड वेव्स विथ हाई ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज आर शार्प। तो ये भी करेक्ट बात है। ठीक है, भले ही आपको ऑप्शन बी पे आंसर मिल गया, आप टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन समझ लेते हैं कि सी और डी जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट है। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, और पिच एक टर्म होता है जो शार्पनेस बताती है किसी साउंड वेव की, वो फ्रीक्वेंसीज पर डिपेंड करती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए सो ये रहा फिर आंसर आपका ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
Which one of the following statements is true for sound waves propagating in air? Sound is an electromagnetic wave and transfers in nature. It's a mechanical wave, तो 100% it's a mechanical wave, यानी कि उसको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है अपने ट्रैवलिंग के लिए. लॉन्गिट्यूडनल में होते हैं या ट्रांसवर्स में होते हैं, इसे फिक्स करना है. तो बी और सी ऑप्शन इनमें से कोई एक आंसर है. लॉन्गिट्यूडनल होता है नेचर या ट्रांसवर्स. तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं. लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये कि ये वो वेव्स हैं जिनकी वाइब्रेशंस जो है पार्टिकल्स की वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपागेट कर रहा है. तो आप देखेंगे कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करी जाए तो कुछ रीजन्स हो जाते हैं हाई डेंसिटी के, ठीक है, और उसके अल्टरनेटिवली कुछ रीजन्स बन जाते हैं लो डेंसिटी के. ठीक है, फिर अगेन इस तरीके से हाई डेंसिटी का बनेगा और लो डेंसिटी, इस तरीके से. सो इनको बोला जाता है कंप्रेशंस, इनको बोला जाता है रेयरफैक्शंस. तो ये अल्टरनेट बैंड्स के फॉर्म में फॉर्म होते हैं जब साउंड वेव्स ट्रैवल होते हैं, और इसी को लॉन्गिट्यूडनल नेचर कहा जाता है. तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज साउंड इज अ मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल मतलब इट नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स ट्रैवलिंग. और लॉन्गिट्यूडनल क्यों? क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका वेव ट्रैवल कर रहा है. ट्रांसवर्स में क्या होता है कि वेव की ट्रैवलिंग परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स. जैसे आपने अगर तालाब में पत्थर फेंका हो तो इस तरीके से एक सर्कुलर वेव फॉर्म होती है जो बाहर की तरफ निकलती है. ठीक है, ठीक है, जिस पॉइंट पे आपका पत्थर गिरा वहां से स्टार्ट होकर स्प्रेड आउट होती है. तो यहां अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली वाइब्रेशन जो है किसी भी पार्टिकल का वो इस डायरेक्शन में, लेकिन मोशन ऑफ द वेव है वो इस डायरेक्शन में. तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसलिए इसका तो ये कहलाता है आपका ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, तो साउंड वेव जो होता है वो मैकेनिकल होता है, दैट इज इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, एंड वो लॉन्गिट्यूडनल होता है कि उसका वाइब्रेशन जो होता है पार्टिकल्स का वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव होता है, इस तरीके से. ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए. इसका आंसर रहा फिर ऑप्शन बी. चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. ये रहा अगला सवाल. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इज. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें आपका जी एक्स यू वी आई एम आर इस फॉर्म में आपका एक स्पेक्ट्रम बनता है. जैसे आपका विबग्योर एक स्पेक्ट्रम है वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी एक स्पेक्ट्रम होता है, इसमें अलग अलग रेज होती हैं. अच्छा, तो इसमें खासियत क्या होती है इन वेव्स की कि इलेक्ट्रिक वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं. जैसे अगर ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक वेव होगा, मान लीजिए ये मैग्नेटिक है, तो उदाहरण के लिए डायरेक्शन पे ना जाए, हम बस ये मान के चल रहे हैं कि परपेंडिकुलर होता है, तो इस तरीके से. ठीक है, सो एक ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है. ठीक है, तो वन इज परपेंडिकुलर टू द अनदर और दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव. ठीक है, अगर एक्स में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस में आपका मैग्नेटिक वाइब्रेट हो रहा है, तो जेड डायरेक्शन में आपका मोशन ऑफ वेव रहेगा. ठीक है, तो इसका आंसर रहा इनके बीच का एंगल रहेगा 90 डिग्री. अगर ये पूछा होता कि इनके और वेव प्रोपोगेशन के बीच में क्या डायरेक्शन है तो वो भी 90 डिग्री है. और मैंने जस्ट आपको अभी बताया था कि ये डेफिनेशन होती है ट्रांसवर्स वेव की. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर. कि वेव प्रोपोगेशन के जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है इसमें तो दो अलग अलग फॉर्म में वाइब्रेट हो रहा है, एक में इलेक्ट्रिक एक में मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, लेकिन उसके परपेंडिकुलर है क्या वेव प्रोपोगेशन के? तो हाँ परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर. साउंड वेव्स इस तरीके से नहीं ट्रैवल होते, दे ट्रैवल इन द डायरेक्शन, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो वो लॉन्गिट्यूडल होते हैं. तो यहां इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर रहा 90 डिग्री. चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. Which one of the optical phenomena supports that light is a transverse wave?
तो लाइट भी इसी जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम GXUV-IMR, जिसमें V जो है दैट स्टूड फॉर विजिबल, जहां आपका लाइट भी आता है, जिस लाइट से हम देख पाते हैं, ठीक है। तो वो ट्रांसवर्स वेव है, ये कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना बताता है, ठीक है। तो देखिए रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये वेव फिनोमिना भी है, ये वेव फिनोमिनाज हैं, वेव ही दिखाते हैं इसे, और ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों दिखाते हैं इसे, लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्स, यानी कि वेव कैसा भी हो, चाहे इन द डायरेक्शन ऑफ वेव आपका पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हो या परपेंडिकुलर टू इट वाइब्रेट कर रहे हो, जो ट्रांसवर्स में होता है, तो दोनों ही टाइप्स ऑफ वेव, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, तीनों दिखाते हैं। सिर्फ पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें सिर्फ एक डायरेक्शन का वाइब्रेशन अलाउ किया जाता है। वंस अ लाइट वेव इज पोलराइज्ड, वंस अ वेव इज पोलराइज्ड, अलग अलग डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशंस हो रही है तो सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन को अलाउ करना इज व्हाट इज पोलराइजेशन, और ये तभी पॉसिबल है जब मेरा वेव ट्रांसवर्स हो। तो दिस इज ओनली वैलिड फॉर ट्रांसवर्स वेव। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट वेव जो है वो पर्टिकुलरली एक स्लिट बोल दीजिए, जिसमें जिसका जो साइज है, एक तरह से एक ओपनिंग रहती है, वो बहुत उसका जो ओपनिंग है वो बहुत छोटा है, और वो इतना छोटा है कि उसमें आप उसको ऐसा मान सकते हैं कि उसके थ्रू वेव जो है, अगर वो उस साइज की है, लाइट वेव कंपेरेबल, उसका वेवलेंथ अगर इसके साइज का है, तो लाइट वेव जो है वो बेंड होकर निकल जाएगी। तो स्ट्रेट जो मोशन होता है एक लाइट का, वो डिफर कर जाता है इन डिफ्रैक्शन, और ये इसीलिए कहा जाता है कि लाइट इज बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। सो डिफ्रैक्शन उसको कहा जाता है कि एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज मेरे लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल है, तो लाइट की एक टेंडेंसी है कि वो उसके अराउंड बेंड होकर फिर आगे मूव कर जाए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज डिफ्रैक्शन, और इसको पैटर्न्स के थ्रू पढ़ा जाता है, स्लिट्स और इसके थ्रू लाइट वेव्स को पास करा के पैटर्न्स के थ्रू स्टडी किया जाता है। इंटरफेरेंस क्या है कि वेव्स जो हैं, अलग अलग एम्पलीट्यूड्स की वेव रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जब वो एक ही फेज में हो, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है कि इसको और डेप्थ में पढ़ा जाए इंटरफेरेंस को। आप इसको बस ऐसे समझिए कि ये एक वेव फिनोमिना है, वेव होगा तो ये दिखाता है इंटरफेरेंस। तो दो अलग अलग वेव्स का बेसिकली एक तरीके से वेक्टर एडिशन, ठीक है, ओके। सो ध्यान रखने वाली बात इस क्वेश्चन के लिए क्या है कि रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये तीन चीजें को आप ध्यान रखिए कि ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों दिखाते हैं। सिर्फ पोलराइजेशन ऐसा है जो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव दिखाता है। तो लाइट अगर ट्रांसवर्स वेव है, इसका मतलब वो फिर पोलराइजेशन दिखाना चाहिए, तो वो पोलराइजेशन दिखाता है, इसलिए आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर फिर हो गया पोलराइजेशन, ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों दोनों टाइप के वेव्स दिखाते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन तो ऑप्शन है, आपको क्लियर है कि बेंड हो जाता है आपका एक लाइट रे जब वो मीडियम चेंज करता है, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है जब वो मीडियम चेंज करता है, ठीक है। चलिए ओके, तो ये रहा पोलराइजेशन। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, देखिए रेडिएशंस हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सिमिलर कंटेक्स्ट में ये दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं, हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की अगर बात करी जाए तो यहां माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल और एक्सरे की बात करी गई है। तो स्पेक्ट्रम को निकालते हैं, GXUV-IMR। तो ये जो है ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के फॉर्म में, इंक्रीजिंग वेवलेंथ या इस डायरेक्शन में आपका इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे से इनवर्सली
एक तरह से रिलेटेड है, आप मान सकते हैं ऐसा कि ये जो स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी कम होता जा रहा है टिल रेडियो, आर स्टैंड्स फॉर रेडियो हेयर, तो एंड वाले का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो स्पीड होता है, स्पीड आपको मेंटेन करके रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड होता है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ लैम्डा। तो अगर प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो यही हो रहा है यहां पर। तो विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, या विद डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से आप देख सकते। तो इसमें अब पहला जी जो है दैट स्टैंड्स फॉर गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो। तो सबसे, तो आपको कौन कौन से दिए हुए हैं? माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल और एक्स रे। सो सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ये देखिए, ये डायरेक्शन है इंक्रीजिंग वेवलेंथ का, तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगा एक्स रे का। तो आंसर इसका हो गया एक्स रे। ठीक है, हालांकि ये जो स्पेक्ट्रम है इसके आगे एक और वर्ड आता है सी, दैट इज कॉस्मिक, लेकिन वो रेज हैं जो बाहर यूनिवर्स में, ठीक है, इन यूनिवर्स के कंटेक्स्ट में या उससे रिलेटेड इस रे का वर्ड का यूज किया जाता है। तो याद करें तो हमारे काम की चीजें जी एक्स यू आई एम आर में ही है, तो इसलिए फिर कॉस्मिक वहां से मैंने हटा दिया। ठीक है, अगर याद रख सकते हैं तो आप रख लीजिए। ठीक है, चलिए। सो ये इसका आंसर रहा ऑप्शन डी, दैट इज एक्स रेज। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द फ्लैश ऑफ लाइटिंग इज सीन बिफोर द थंडरस्टॉर्म इज हर्ड, इट वेरीफाइज दैट। क्या वेरीफाई करता है ये? तो अगर बिजली कड़क रही है तो अगर बाहर देख रहे हैं आप तो दिखाई पहले दे देगा आपको जो लाइटनिंग है, लेकिन उसकी आवाज जो है वो थोड़ी देर के बाद सुनाई देगा। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण बड़ा सिंपल है कि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो जल्दी इसलिए हमें दिख जाती है। साउंड मतलब लाइट दिखने के लिए हमें उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो वो पहले दिख जाएगी। और साउंड जो है उसकी स्पीड अराउंड अराउंड 340 344 ऐसा रहता है, वो भी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज डिफरेंस है। और ये वेरीफाई, ये जो स्टेटमेंट है फ्लैश ऑफ लाइटिंग इज सीन बिफोर थंडरस्टॉर्म इज हर्ड, ये इसी चीज को वेरीफाई करता है कि लाइट ज्यादा तेज चलती है, साउंड उसके कंपैरेटिवली में काफी धीरे है। तो इसका आंसर हो गया लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। बोथ सेम स्पीड तो है ही नहीं, साउंड इससे ज्यादा तेज चलता नहीं है, और इंटेंसिटी का इस कंटेक्स्ट में कोई खास रोल है नहीं। इंटेंसिटी ऑफ फ्लैश ऑफ लाइटिंग इज वेरी हाई। तो ये, हाँ, ये ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये इस चीज को वेरीफाई नहीं करता कि फ्लैश ऑफ लाइटिंग इज सीन बिफोर थंडरस्टॉर्म इज हर्ड। ठीक है, चलिए। सो इसका आंसर रहा ऑप्शन बी, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। चलिए अगला बढ़ा जाए, अगले सवाल की तरफ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गिवन मीडियम? एक मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड के बारे में आपसे पूछा गया कि इट रिमेन्स सेम एट ऑल फ्रीक्वेंसीज, इट इज फास्टर एट हायर फ्रीक्वेंसीज, इज स्लोअर एट हायर फ्रीक्वेंसीज, या इज स्लोअर एट हायर वेवलेंथ्स। तो देखिए, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी पढ़ा था, ये दो चीजों के प्रोडक्ट से बना है। एक तो है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है वेवलेंथ। यस, दूसरा है वेवलेंथ। तो होता क्या है बेसिकली, ये दोनों अपने आप को मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, कंसीडरिंग अगर एक मीडियम की बात कर रहे हैं। सो कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे या कम करोगे, वेवलेंथ अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेगा कि स्पीड ऑफ साउंड सेम रहे इन अ मीडियम। तो यहां आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स सेम एट ऑल फ्रीक्वेंसीज।
जो स्पीड है उसका फ्रीक्वेंसी का कोई डिपेंडेंस नहीं है स्पीड ऑफ साउंड पे। टेम्परेचर पे, डेंसिटी पे फर्क पड़ता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इवन ह्यूमिडिटी का भी स्पीड ऑफ साउंड पे फर्क पड़ता है कि अगर मॉइस्ट एयर है तो उसमें स्पीड है थोड़ा सा बढ़ जाएगी कंपेयर टू अ ड्राई एयर जहां पानी नहीं है हवा में। तो इस तरीके से 2-3 फैक्टर्स हैं। फ्रीक्वेंसी पे कोई खास डिपेंडेंस नहीं है इस फॉर्मूला की वजह से कि यहां प्रोडक्ट होने पर वो सेम वैल्यू रख रहा है। तो इसलिए इसका आंसर रहा स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स सेम एट ऑल फ्रीक्वेंसीज। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। The part of the human ear that converts the pressure variations associated with audible sound waves to electrical signals is। तो आपका ह्यूमन ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर, मिडिल और इनर। आपका इनर पार्ट में ऑडिबल साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और ये कन्वर्ट करता है कॉक्लिया। ऑप्शन बी दैट इज कॉक्लिया। ठीक है, तो इसका आंसर कॉक्लिया रहा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज नॉट करेक्ट। द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन स्टील इज हायर देन दैट इन वाटर। तो ये करेक्ट है। सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड और फिर गैसेस, ऐसे बनता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस सॉलिड में सबसे कम है, तो बहुत इजीली वेव जो अपने थ्रू एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है वो कर देगा क्योंकि बगल में ही है मॉलिक्यूल। लिक्विड में थोड़ा दूर हो गया, ट्रांसफर करने में टाइम ज्यादा लगा तो स्पीड कम हो गई। गैसेस में बहुत दूर दूर है तो ट्रांसफरिंग में बहुत टाइम लगेगा एनर्जी को, तो इसलिए वहां स्पीड और कम हो गई। इसको इस तरीके से याद करके रखा जा सकता है, आप विजुअलाइज करके कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बगल बगल में होते हैं तो वहां स्पीड मतलब वेव आराम से अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर जाएगी, तो वेव बहुत तेजी से निकल जाएगी। लिक्विड में थोड़ा दूर है और गैसेस में सबसे दूर है। ठीक है, ओके। चलिए, तो इस क्वेश्चन में फिर आंसर आपका हो जाएगा। तो स्पीड जो है ये ए स्टेटमेंट करेक्ट है। बी स्टेटमेंट देखते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, एक बार ऑप्शन सी भी देखते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो या तो ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है या सी। ठीक है, और डी देख लीजिए, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन वाटर इज हायर दैट इन एयर। तो वो तो इस लॉजिक से हो गया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो लिक्विड और गैस में कंपेयर कर रहे हैं तो वाटर में दैट इज लिक्विड उसमें स्पीड ज्यादा होगी एयर के कंपैरिजन में। ठीक है, सो ए और डी तो करेक्ट है। अब स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंस होता है वो डायरेक्ट होता है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये होता है आपका रिलेशन। सो इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, देयरफॉर इसका आंसर हुआ नॉट करेक्ट के वजह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हुआ, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। डिपेंडेंस डायरेक्ट का है, टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड बढ़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बीट्स इज अ phenomenon that occurs when frequencies of two harmonic waves are। तो बीट्स जो फिनोमिना है ये कब अकर करता है, ये दो हार्मोनिक वेव्स के बीच में रहेगा और वो दोनों वेव्स की जो फ्रीक्वेंसीज है वो लगभग लगभग सिमिलर होगी। दे कैन नॉट बी इक्वल, दे कैन नॉट बी फार अपार्ट ऑल्सो, और दे कैन नॉट बी मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर ऑल्सो। सो आंसर होगा नियरली सेम। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे डिफाइंड है कि इन्हीं दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस F1 माइनस F2। दो वेव्स, दो हार्मोनिक वेव्स, ठीक है, उनके बीच के फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस कहलाता है बीट फ्रीक्वेंसी। और बीट्स कब जनरेट होती हैं, जब फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो लगभग एक दूसरे के आसपास हो। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, नियरली सेम। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
द साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल persists because of the repeated reflections. This phenomena is called. तो डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन तो ये नहीं है, ठीक है। डिस्पर्शन ये लाइट का रहता है, व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर रहा रिवर्बरेशन, ठीक है। बड़े हॉल में बार बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से एक अजीबो सा एक नॉइज क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ढंग से अगर स्पीकर कोई कुछ बोल रहा है तो ढंग से आप उसे समझ नहीं पाएंगे तो क्या एग्जैक्टली बोल रहा है, क्योंकि एक शब्द उसने जब बोला, अगला शब्द उसने जब बोला, तो पिछला शब्द वापस सुनाई देने लग गया आपको, बिकॉज रिफ्लेक्शन अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन को रिड्यूस करने के लिए फिर हम दूसरे बोर्ड्स जो है, सीट के अंदर का जो मटेरियल है वो साउंड एब्जॉर्बिंग बनाते हैं। इस फिनोमिना को ये फिनोमिना कहलाया जाता है रिवर्बरेशन, ठीक है। बार बार रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड रह जाती है, तो ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता आपका लिसनर कि वो जो शब्दों के बीच का डिस्टिंक्शन है वो पकड़ नहीं पाता रिवर्बरेशन की वजह से। इसको कहते हैं रिवर्बरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, Which one of the following cannot be the unit of frequency of a sound wave? So frequency कैसे defined है? So frequency is equal to 1 upon time period. तो टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है कि एक ऑसिलेशन में या एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगे, तो इसका यूनिट रहेगा सेकेंड। सो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो गई पर सेकेंड, तो पर सेकेंड इसका एक यूनिट है। इसी को हर्ट्ज भी बोलते हैं, पर सेकेंड कोई, ठीक है। ये सेम है, इक्विवेलेंट है। और क्योंकि ये टाइम है, अगर मैं टाइम पीरियड मिनट में ले रहा हूं, हालांकि ऐसा यूनिट तो सेकेंड है, लेकिन मान लीजिए मैंने मिनट में लिया, तो पर मिनट यानी कि एनी यूनिट ऑफ टाइम इनवर्स विल बी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हर्ट्ज पर मिनट भी इसका यूनिट हो जाएगा, लेकिन डेसिबल नहीं होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि विच कैनॉट बी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। तो इसका आंसर रहा डीबी, इट स्टैंड्स फॉर डेसिबल, और ये यूनिट होता है लाउडनेस का, ये यूनिट होता है लाउडनेस का, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर रहा डीबी, डेसिबल। लाउडनेस पे एक क्वेश्चन हम जरूर देखेंगे। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन द मीडियम, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स, या फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास लाउडनेस के बारे में पूछा गया है। सबसे प्राइम फैक्टर जो लाउडनेस को अफेक्ट करता है एक साउंड के लिए, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स। फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, इनका कोई खास रोल नहीं है लाउडनेस पे। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड का मेजर फैक्टर रहता है लाउडनेस पर। तो इसका आंसर रहा ऑप्शन बी। और एम्पलीट्यूड क्या रहता है कि मीन पोजीशन से आपका पार्टिकल कितना डिस्टर्ब हुआ, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता है आपका एक साउंड का लाउडनेस, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर रहा एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स। तो चलिए, ये थे 15 एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक वेव्स एंड साउंड। आई होप इनके थ्रू कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे, एक अच्छी तरह से रिवाइज हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।